नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और अंतिम वस्तु। वैसे तो वस्तुओं के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में वस्तुओं का मतलब अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी? मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु हैं जिनका एक उद्योग के द्वारा उत्पादन दूसरे उद्योग को पुनः बिक्री के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा हम गन्ने का उत्पादन फसल के रूप में करेंगे और गन्ने का उत्पादन चीनी मिल के लिए पुनः बिक्री कर दी जाती है, तो इसे हम मध्यवर्ती वस्तु कह सकते हैं। मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है कौन सी नहीं है, ये इस बात पे उसके उपयोग पर डिपेंड करता है। अपने आप में कोई मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। जैसे चीनी एक उपभोक्ता के लिए अंतिम वस्तु है, जबकि एक हलवाई के लिए मध्यवर्ती। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके प्रयोग से मूल्य वृद्धि होती है, यानी पूंजी निर्माण किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में सहायक होती हैं और अपना अस्तित्व नहीं खोती, उनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मशीनें हो गई, क्या मशीनें हैं, पुल हैं, बांध हैं, उपस्कर हैं और प्लांट्स। तीसरा हमारा टॉपिक आ जाता है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपनी उत्पादन सीमा से बाहर निकल जाती हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जो वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो हमने अच्छे से जान लिया है ये कि मध्यवर्ती वस्तुएं जो पुनः बिक्री के लिए हैं, पूंजीगत वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और अंतिम वस्तुएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हम तेल, साबुन, चाय, चीनी, कपास। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका अंतिम रूप से उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जैसे चाय, चीनी, कपड़े, चप्पल, जूते आदि। तो जैसा कि नाम है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पूंजीगत वस्तु, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। अब हम पढ़ेंगे उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं। ये मुख्य रूप से 3 या 4 प्रकार के होते हैं। कुछ विद्वान इन्हें 3 बोल देते हैं, कुछ 4। पहला है टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, एकल उपयोगी वस्तुएं, और चौथा है अभौतिक वस्तुएं, इन्हें सेवाएं भी कहते हैं। टिकाऊ वस्तु वे सब वस्तुएं होती हैं जो एक लंबी समय अवधि के लिए उपभोक्ता उन्हें बार बार उपयोग करता रहता है, जैसे 10 साल, 5 साल या इससे भी अधिक। जैसे घर का बेड हो गया, फ्रिज हो गया, अलमारी हो गई आदि। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं और टिकाऊ वस्तुओं को खास भेद नहीं है, लेकिन फिर भी अर्ध टिकाऊ वे वस्तुएं हैं जो कुछ समय के लिए, जैसे साल 2 साल के लिए उपभोक्ता उपभोग कर सकते हैं, उनका अस्तित्व ठीक बना रहता है। जैसे चप्पल हो गई, जूते हो गई, कपड़े हो गए। लेकिन आप कपड़ों का भी ये कह सकते हैं कि उधर टिकाऊ वस्तुएं बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी कमीज है 10-10 साल तक चलती है। मेरे पास भी एक कमीज है जो 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन फिर भी कपड़ों को हम अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में ही शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ है गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल उपयोगी वस्तुएं। जैसा कि एकल उपयोगी यानी एक बार उपयोग के बाद जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम एकल उपयोगी वस्तुएं या गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, वो लगभग खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे, वो लगभग गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। तेल, साबुन, चीनी, दालें, शैम्पू और जिन कितने सारे आप नाम ले सकते हो आदि। चौथे नंबर पर आती है अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं। ये वे वस्तुएं हैं जो वस्तुएं तो कह रहे हैं, लेकिन अभौतिक का मतलब यानी दिखाई नहीं देती है, सेवाएं में शामिल की जाती हैं। जैसे बैंकिंग की सेवा हो गई, टीचर्स की सेवा हो गई, बीमा की सेवा हो गई। ये सब सेवाओं में शामिल की जाती है। इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है इनके उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज इनका उत्पादन कर लें और 2 साल बाद इनका उपभोग करने, जैसे हम चप्पल, जूते आदि का कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अभौतिक वस्तुओं या सेवाओं में नहीं किया जा सकता। अगर हम वस्तुओं की बात करें और भौतिक वस्तुओं की बात करें तो मुख्य रूप से इनका अंतर यही है कि वस्तुओं को देखा जा सकता है, सेवाओं को देखा नहीं जा सकता। वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह
ले जाया नहीं जा सकता है। सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता, जबकि वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बीच समय अंतराल होता है आदि। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, और आपको कोई और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। आपका साथी वेद प्रकाश।